हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान स्टडी हब में। आज अपन बात करने वाले हैं डीएनए, आरएनए एंड सेंट्रल डोग्मा के बारे में। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जीन अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी जेनेटिक्स की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीन। और जीन किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड की बहुलक शाखा, ठीक है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है डीएनए। और बहुत सारे डीएनए से मिलकर बनता है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। और ये क्रोमोसोम है वो कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है दोस्तों। और ये न्यूक्लियस हमारी सेल के अंदर, कोई भी सेल ले लो शरीर की, कोई भी, आपका बाल तक है, उसके अंदर भी आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर होता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से। और डीएनए किससे मिलकर बना होता है? जीन से। यानी कि अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जीन होती है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो आगे चलते हैं। ये रहा दोस्तों जीन। जीन बना होता है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड की बहुलक शाखा को कहते हैं हम डीएनए। यानी डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड की बहुलक शाखा से, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। उसके बाद आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनता है दोस्तों डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? ओके दोस्तों, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है दोस्तों डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट से। ओके, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में से अगर आप फॉस्फेट हटा देंगे तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, यानी कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है। ओके दोस्तों, ये रहा न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। डीएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं दोस्तों। पहला होता है प्यूरिन। प्यूरिन में कौन कौन सा आता है? एडेनिन एंड देन ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो PUAG, ठीक है। एडेनिन ग्वानिन को शॉर्ट में लिखा जाता है AG, ठीक है, यानी पग। और उसके बाद आता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में क्या होता है दोस्तों? थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है, यानी TC। पग कहाँ पे बांधी जाती है? TC पर बांधी जाती है दोस्तों, ठीक है। पग TC पे बांधी जाती है। तो पग यानी कि प्यूरिन में कौन कौन से होंगे? एडेनिन एंड ग्वानिन होंगे, और थायमिन और साइटोसिन होंगे पिरिमिडिन में। लेकिन आरएनए के अंदर देखिए दोस्तों, आरएनए के अंदर क्या होता है कि थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। बस इतना ही चेंज होता है आरएनए के अंदर, और कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और वो एकल सूत्र होता है या डबल सूत्र होता है, यानी कि डबल हेलिक्स होता है इसके अंदर, और लेकिन ये होता है सिंगल हेलिक्स। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है कि दोस्तों एडेनिन और थायमिन, इनके बीच में क्या है कि हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन के दो बंद होते हैं इसके बीच में, ठीक है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन के तीन बंद होते हैं। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइडों की दोनों शाखाएं, डीएनए की दोनों शाखाएं किससे जुड़ी होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। क्योंकि ये क्या आती है, न्यूक्लियोटाइड से, सॉरी, नाइट्रोजन बेस है वो के अंदर की साइड होते हैं, यूं करके, ठीक है, यूं होंगे, और ये अंदर की साइड होंगे। तो न्यूक्लियोटाइडों की दोनों शाखाएं आपस में किससे जुड़ती है? डीएनए की दोनों शाखाएं आपस में किससे जुड़ती है? तो वो जुड़ती है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इसके बाद आता है दोस्तों डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की थी दोस्तों फ्रेडरिक मिशर ने। ओके, डीएनए का, और उसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वो दिया था दोस्तों वॉटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब है कि यूं करके 3D एक स्ट्रक्चर होती है, उसको किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। एंड सेंट्रल डोगमा जो दिया था वो दिया था दोस्तों क्रिक ने। पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ पे मारनी है? सेंटर में मारनी है, मतलब सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। ओके दोस्तों, चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर है वो दोस्तों दो हेलिक्स से मिलकर बनी होती है, यानी यूं करके एक होता है, दूसरा बहुलक यूं करके होता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होते हैं? ये होते हैं नाइट्रोजन क्षार, यानी कि इनको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, ठीक है। और ये जो है
हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो बनाते हैं वो बनाते हैं शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, बाहर की साइड है वो शुगर एंड फॉस्फेट होते हैं। और इसमें क्या है कि दो ग्रुप्स होते हैं, पहली होते हैं माइनर ग्रुप यानी छोटी वाली, और बड़ी जो होती है उसे बोलते हैं मेजर ग्रुप। ठीक है, अगर डीएनए को सीधा करेंगे यूं, इस शाखा को अगर सीधा करेंगे अपन तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ओके दोस्तों, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये है नाइट्रोजन क्षार और बाहर की तरफ है शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट क्या है कि इसकी बैकबोन बनाते हैं, रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्त, शर्करा और फॉस्फेट मिलकर डीएनए की रीढ़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, बैकबोन का निर्माण कौन करता है? शर्करा और फॉस्फेट। शर्करा फॉस्फेट इन दोनों के बीच में जो बंध होता है दोस्तों, मिलके एक बंध से जुड़े होते हैं। ये वो कौन सा बंध होता है? फास्फोडाइएस्टर बंध, इसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन क्षार पर शर्करा ये जुड़े होते हैं दोस्तों ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा, लेकिन प्यूरिन और पिरिमिडिन ये जुड़े होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। 80 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला दो डीएनए, उसके बाद डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, यानी एक 5 से 3 चलती है और दूसरी चलती है 3 से 5। मतलब एक चलेगी 3 से 5 और एक चलेगी 5 से 3। ओके दोस्तों, यानी उल्टा चलता है एक दूसरे का। पीछे मैं स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, एक चल रही है 3 से 5, ओके, और दूसरी चल रही है, वो चल रही है 5 से 3, यानी उल्टी, यानी पूरक चलती है एक दूसरे की। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं। डीएनए के अणु में ध्रुवीयता पाई जाती है। ओके, डीएनए के अणु में क्या है? ध्रुवीयता पाई जाती है, और पाई किसके कारण जाती है? फॉस्फेट के कारण पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। फॉस्फेट के अणु के कारण डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फॉस्फेट के कारण डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एकमात्र जो तत्व होता है ना दोस्तों डीएनए के अंदर, वो होता है फॉस्फेट। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो नाइट्रोजन वो कोई तत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉस्फेट वो एक तत्व है। तो अगर आपसे पूछा जाए डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फॉस्फेट। और डीएनए पर ध्रुवीयता के अणु में ध्रुवीयता किसके कारण होती है? वो होती है फॉस्फेट के कारण। और नेगेटिव चार्ज भी डीएनए पर फॉस्फेट के कारण ही होता है दोस्तों। ओके, उसके बाद देखते हैं डीएनए में 2 खांचे पाई जाती है। ठीक, खांचों का मतलब मोड। ओके, वृहद खांच जिसे बोलते हैं मेजर ग्रुप, और लघु खांच जिसे बोलते हैं माइनर ग्रुप। ठीक है, एक मोड से दूसरे मोड की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर में बता दूंगा। ठीक है, एक बार पढ़िए, सीधा थ्योरी पढ़ते हैं पहले। एक मोड से दूसरे मोड के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक मोड से दूसरे मोड के बीच में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ओके, 10 नाइट्रोजन बेस है वो पाए जाते हैं एक मोड से दूसरे मोड के बीच में। 2 नाइट्रोजन क्षारों के बीच में क्षार है, उनके बीच में दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 34 को 10 से कर दीजिए आप डिवाइड, यानी कि भाग कर दीजिए, तो उसके बाद में आएगा 3.4। ठीक है, मतलब ये नाइट्रोजन क्षार है, बेस है कोई। ठीक है, इनके बीच में दूरी कितनी होगी? ठीक है, ये वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, लेकिन एक मोड से दूसरे मोड के बीच की दूरी वो होगी दोस्तों 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 34 एंगस्ट्रॉम में कितने नाइट्रोजन क्षार होंगे? वो होंगे 10। चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं, वहां से बढ़िया समझ में आएगा आपको। रेडी दोस्तों स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी एक मोड लेना आपको, कोई भी ले लो, चाहे मेजर ले लो चाहे माइनर ले लो। तो मैं ले रहा हूँ मेजर। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं, आप जो मर्जी ले सकते हो मोड, उतना ही रहेगा, सेम रहेगी कंडीशन। ठीक है, ये इस मोड की दूरी एक मेजर ग्रुप है दूसरी मेजर ग्रुप तक, या फिर आप एक माइनर ग्रुप से दूसरी माइनर ग्रुप तक भी ले सकते हो। ठीक है, वो सॉरी ये वाली है माइनर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये बीच वाला मिटा देता हूँ मैं, ये बीच वाली लाइन हटा देते हैं। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी जो होती है ना दोस्तों, वो होती है 30 एंगस्ट्रॉम। ओके, यानी यहाँ पे 30 एंगस्ट्रॉम होगा इनकी दूरी। ठीक है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की बीच की दूरी, मतलब एक मोड से दूसरे मोड के बीच की दूरी कितनी होगी? 30 एंगस्ट्रॉम होगी। इनके बीच में जो ये इसके अंदर देखिए, इसके अंदर बढ़िया दिख रहा है, इसके अंदर ये जो होंगे नाइट्रोजन बेस, इन दोनों की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में 10 ऐसे नाइट्रोजन जो क्षार है वो पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ 30 को आप डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 34 को, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये 34 है, 34 है, 30 नहीं है। ठीक है, 34 है, ध्यान रखिएगा। चलिए वापस आगे चलते हैं, और ये हो गया, आगे देखते हैं। उसके बाद बात आती है कि
हेलिक्स की जो व्यास होता है, ठीक है, वो होता है 20 एंगस्ट्रम, यानी कि ये है, ये ग्रुप्स की वगैरह की बात कर ली, ये हेलिक्स का व्यास मतलब ये, ठीक है, ये कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 20 एंगस्ट्रम। ओके, उसके बाद डीएनए और 4 ग्राफ नियम का पालन करते हैं, यानी 80, यानी एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्या कि एक होते हैं, यानी कि इनकी संख्या बराबर होती है डीएनए के अंदर। लेकिन आरएनए 4 ग्राफ नियम का पालन नहीं करता है दोस्तों, जरूरी नहीं है उसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन या प्यूरिन, पिरिमिडिन की संख्या बराबर हो, ठीक है। तो चलिए अब आरएनए पर बात कर लेते हैं थोड़ी। आरएनए, तो आरएनए क्या होता है दोस्तों, सिंगल हेलिक्स होता है, मतलब डीएनए तो होगा डबल हेलिक्स, यूं करके डबल हेलिक्स होता है, लेकिन ये सिंगल हेलिक्स होता है, मतलब एक ही श्रृंखला होती है इसके अंदर डीएनए की, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स की। ओके, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। ए नहीं होगा उसके अंदर, इसके अंदर होगा एयू होगा और जीसी होगा, ठीक है, और वही होगा डबल बॉन्ड से ये जुड़ेगा, और जीसी है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 2 मिनट थोड़ा ऊपर कर लो मैं इसको। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला देखा जाए तो एमआरएनए, टीआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए के मतलब टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरएनए के मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। एमआरएनए में नाइट्रोजन क्षार क्रम को कोडोन कहते हैं, ठीक है। एमआरएनए में क्या है, नाइट्रोजन क्षार क्रम को क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। ओके, ये कोडोन लिखा ना, ये कोडोन कहते हैं। कोडोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन क्षार क्या, कोडोन के अंदर 3 होते हैं, याद रखियो, ठीक है। नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी कोडोन में, यानी एक कोडोन 3 नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बनता है। आपको अगर क्वेश्चन मिले कि नाइट्रोजन क्षार मतलब कोडोन है वो कितने नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बनता है, तो वो बनता है दोस्तों 3 नाइट्रोजन क्षारों से। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों टीआरएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षारों के क्रम को एंटीकोडोन कहते हैं, ठीक है, एंटीकोडोन। अभी एंटीकोडोन कैसे कहते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, ये हो गया आपकी एमआरएनए, ठीक है, ये है एमआरएनए। इसके ऊपर क्या है कि यूं करके कोडोन्स बिछे रहते हैं, जैसे डीएनए में बिछे रहते हैं। तो इसके ऊपर क्या है कि टीआरएनए आके जुड़ता है, टीआरएनए, ठीक है, उस पर भी ये कोडोन्स होते हैं उसके खुद के, जो कि एमआरएनए से जुड़ते हैं, और एमआरएनए से जुड़ने वाले कोडोन्स को क्या कहते हैं, एंटीकोडोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, ठीक है। डोग्मा एक वैज्ञानिक था जिसने ये थ्योरी दी थी। और इसके अंदर क्या डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। लेकिन आरएनए से डीएनए का वापस बनना, यानी डीएनए से आरएनए बन गया, ठीक है, लेकिन आरएनए से वापस जब डीएनए बनेगा तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन वापस आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। लेकिन आरएनए से प्रोटीन का बनना यह कहलाता है दोस्तों अनुवादन, यानी ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है। यानी डीएनए से आरएनए बन गया, उसे बोल गया ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से वापस डीएनए बन गया, इसको बोल दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद में आरएनए से प्रोटीन बन गया, इसे बोलेंगे दोस्तों ट्रांसलेशन। ओके, वास्तव में अगर थोड़ा डीप जाएं तो इसके अंदर क्या होता है, डीएनए से आरएनए मतलब एमआरएनए बनता है, ठीक है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और अगर बात की जाए कि डीएनए और किस किस में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं उसे। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बता दें मुझे, मैं कमेंट्स के जवाब देता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, तो उस पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम क्विजेस चलाते रहते हैं, क्विजेस मतलब क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, और आपकी बेहतरीन